Hey, hello everyone, very welcome to our channel Study PYQ and this is सत्यम परमार। तो आज का अपना सेशन है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का पहला यूनिट जो आप लोग जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से। इसके पीवाईक्यूज अपन लोग डिस्कस करेंगे। दोनों ही यहाँ पे भाषाओं में आप लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश रहेंगी, तो इसमें आपको लैंग्वेज का इशू नहीं रहेगा। चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पे देखेंगे, आंसर आप लोग कमेंट में करते जाएंगे। ठीक है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेट ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर जो होता है विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि जो अवबोध स्तर होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि मनन स्तर पर, और जो आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल यानी कि स्वायत्त विकास स्तर पर। तो कौन से वाले स्तर पर ये होता है कि उसमें विचार और सूचनाओं को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको व्यवस्थित करने का उनमें प्रस्तुतिकरण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इनको वैसे के वैसे जैसे दो एक कम दो, दो दूनी चार, ये सब इनको करेंगे तो ये क्या होता है आप लोगों का मेमोरी लेवल होता है, स्मृति स्तर होता है। इसमें क्या कर रहा है, जो विचार होते हैं और जो सूचनाएं होती हैं वो उनको एज इट इज उतार रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, ए है इसका आंसर। स्मृति स्तर की शिक्षा को शिक्षा का निम्नतम स्तर माना जाता है, जो आप लोग प्राइमरी लेवल में पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग टेबल याद करते हैं, जैसे कि दो एकम दो हो, दो दूनी चार, आप लोग गाते जाते हो चिल्लाते जाते हो। या फिर आप लोग एक सीक्वेंस वाइज जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इनको क्या ये मतलब एक रट्टाफिकेशन पर आधारित होता है कि आप लोग चीजों को रटते हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इस स्मृति पर सोचने की क्षमता की कोई भी भूमिका नहीं होती है, यानी कि आप लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि 2+2 4 होता है। बस आप लोग क्या करेंगे, दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, इनमें आप +2 करके नहीं देखेंगे। तो ये आपको क्या होता है, यहाँ पे सोचने की कोई भी क्षमता विकसित नहीं होती है। छात्र केवल उन तथ्यों को, सूचनाओं, सूत्रों को, कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। जैसे उनको जितना सिखाया जाएगा वो उतना ही करेंगे, उससे आगे वो अपना दिमाग लगा करके नहीं देखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड नंबर। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सम बेसिक टीचिंग competencies identified through various research on teaching. Which among of them fall in the domain of behavioral competencies? निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं। उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं जो टीचिंग में आप लोगों को मदद करती हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ एफिशिएंसी दिया गया है, यानी कि आत्म क्षमता, सामर्थ्य होना चाहिए, यानी उनमें कितना सामर्थ्य है। प्लानिंग यानी कि नियोजन हो जाएगा। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण की संस्थिति होगी। कम्युनिकेटिंग संप्रेषण, फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता। तो यहाँ पे देखिए जो अध्यापन क्षमताओं की सूची दी गई है, अध्यापन संबंधी विभिन्न शोध के माध्यम से चिन्हित किया है, उन्हें चुनिए जो व्यवहार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कौन सी हो जाएंगी बताइए, आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। यहाँ पे ऑप्शन इसके नीचे दिए गए होंगे, ये देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एवं बी डी। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। व्यवहार क्षेत्र के अंतर्गत देख रहा है, तो यहाँ पे देखिए पहले आप लोगों का नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन। ठीक है, बोलने की आपको अच्छी से जो आप कम्युनिकेट करते हो, किसी भी उच्चारण करते हो किसी भी बात का, तो वो आप लोगों का ढंग से होना चाहिए। आपका किसके अंतर्गत आती है, व्यवहार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए वो डी हो जाएगा, बी एंड डी होगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया इसकी व्याख्या। व्यवहारिक योग्यता किसी भी व्यवहार विशेषता और व्यक्तिगत लक्षणों को संदर्भित करती है, जैसे कि ज्ञान और कौशल सेट, जो कि यह निर्धारित करने में सहायता कर सकता है कि वह जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कितना सफल होगा। उसी प्रकार जो व्यवहारिक योग्यता होती है व्यवहार के सेटों को प्रदर्शित करती है। नियोजन एवं संप्रेषण, ये क्या है, व्यवहारिक योग्यता के डोमेन के भाग होते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पे टीचिंग की विद्या दी गई है और उनके प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक दी गई है। दो ऑप्शन आपके नेक्स्ट वाले पेज में है, क्योंकि एक में बनता नहीं है। फेस ऑफ
फेस ऑफ फेस इंटरेक्टिव मेथड यानी कि आमने सामने की अंतरक्रियात्मक विधि, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड, मुक्त और दूरवर्ती अधिगम हो जाएगा। यहाँ पे स्वयं और मुक्त दिया गया है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। और जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेज यानी कि अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज। और आगे देखिए यहाँ पे आपका इंडिविजुअल मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की वैयक्तिक विधि कौन सी होती है। ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की ऑनलाइन विधि कौन सी होती है, किससे आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो शिक्षण में। आगे बढ़िए। और यहाँ पे है आपका जो मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन कपल्ड विद डिस्कशन, परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न। एक बार फिर से देख लीजिए इनको। ये यहाँ पे आप लोगों का फेस ऑफ फेस इंटरेक्टिव मेथड दिया गया है, सामने की अंतरक्रियात्मक विधि दी गई है, मुक्त दूरवर्ती अधिगम विधि। तो चलिए अब इनको लगा लेते हैं। यहाँ पे ये दिया गया कि आमने सामने की अंतःक्रियात्मक विधि, जो कि अभी अपन लोगों ने देखा था, परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न, यानी कि आप लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, उनसे सामने करेंगे, दूसरा वाला आपसे उसको डिकोड करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला ए के साथ में जाएगा। और फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों का आता है, अच्छा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मेथड होगा। तो जो आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री हो जाएगा। ठीक है। हम्म। इसके बाद में सी आता है आपका इंडिविजुअल मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की वैयक्तिक विधि। शिक्षण की वैयक्तिक विधि में आती है आप लोगों की ये अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेज हो जाएगा। और आपका बचा फोर्थ पे शिक्षण की ऑनलाइन विधि। तो शिक्षण की ऑनलाइन विधि आप लोगों को पता होगा, मूक्स और जो स्वयं प्रभा होती है, ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के शिक्षण के ऑनलाइन विधि हो जाएंगी। 4 3 2 1 आप लोगों का सही ऑप्शन हो रहा है। तो ये ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देख लीजिए यहाँ पे आमने सामने की अंतःक्रियात्मक विधि, यानी परिचर्चा के साथ साथ में विमर्शक प्रश्न भी होंगे। मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि, यहाँ पे मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री होगा। शिक्षण की वैयक्तिक विधि, अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज। शिक्षण की ऑनलाइन विधि, प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे मुक्स लिख लेना। ठीक है, मुक्स और स्वयं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को पहला और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, जो सही है उसकी चुनना है। तो चलिए, यहाँ पे पहला दिख रहा है, यहाँ पे अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। ठीक है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आर डिजाइंड टू measure the typical behavior एंड करेक्टरिस्टिक एग्जामिनीज। उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। यानी कि जो उपलब्धि होती है और अभिक्षमता होती है, वो जो परीक्षार्थी होता है, जो भी शिक्षार्थी होता है, उसको ज्ञान के और उनकी क्षमता के ऊपर उनकी सीमा को तैयार की जाती है, उनका आकलन किया जाता है कि उनकी कितनी क्षमता, क्या उनकी एबिलिटी है, इसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिगत परीक्षण, प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थी के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार होता है। ठीक है। यहाँ पे एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है, एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, जो कि आप लोगों का ऑप्शन ए में करेक्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी व्याख्या है उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने और उसको दृष्टिगत तैयार किया जाता है। दोनों परीक्षण छात्रों को संज्ञानात्मक एवं अवबोध स्तर का ज्ञान कराते हैं। ये जो दोनों परीक्षाएं होती हैं, जो शिक्षार्थी होता है या फिर परीक्षार्थी होता है, वो क्या करता है, शिक्षार्थी का ज्ञान को और जो अवबोध होता है, उसका जो बोध कराने वाले गुण होते हैं, उसको बढ़ाता है। यह परीक्षण मानकीकृत होता है तथा अमानकीकृत दोनों प्रकार का हो सकता है। वस्तुनिष्ठ व्यक्तिगत परीक्षण और जो प्रक्षेपीय व्यक्तिगत परीक्षण होता है, परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार का,
गुण को मापने का प्रयोजन तैयार किए जाते हैं। यह व्यक्तियों के गुण एवं व्यवहारों का उपयोग आकलन करने में सक्षम होता है। रेसायनिक ब्लांक टेस्ट इसमें शामिल होता है, टीएटी टेस्ट होता है, एसएटी, भाटिया बैटरी परीक्षण, ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको याद रखिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन में दिया गया है। तो पहला यहाँ पे असर्शन कह रहा है कि टीचिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल एंड क्रिएटिव interchanges between teacher and learner and hence it is different from instruction and training। ठीक है, जो शिक्षण होता है शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य में समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है, अतः यह अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका अनुदेशन होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उससे जो शिक्षण होता है वो भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है इनसे। बोथ यानी कि जो आपका बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंजिंग। अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। यानी कि जो आपका अनुदेशन है और शिक्षण है, ये दोनों ही क्या होते हैं, जो आपके कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं उनके क्या होते हैं, निम्न स्तर पर ये आयोजित किए जाते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके ऑप्शंस यहाँ पे नीचे देख लीजिए। ए और आर दोनों सही है, इनकी व्याख्या सही हो जाएगी। ए और आर दोनों गलत हैं, इनकी व्याख्या सही नहीं है। या फिर जो आपका है, एक मिनट, दोनों सही है लेकिन आर की व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत है। ए सही नहीं है, आर सही है। तो चलिए फिर से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। तो यहाँ पे ये कह रहा है आप लोगों से कि जो शिक्षण होता है इससे भिन्न क्या होता है आप लोगों का, अनुदेशन और प्रशिक्षण। बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही है। रीजन इसका ये बता रहा है क्यों क्यों ये भिन्न होता है, क्योंकि जो अनुदेशन होता है और प्रशिक्षण होता है ये दोनों ही कॉग्निटिव यानी आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं, इसीलिए इनसे भिन्न होता है। तो आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा, साथ में इनकी जो व्याख्या है वो भी सही हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, वो तो क्वेश्चन की ही व्याख्या दी गई है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन का सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा होता है, मेमोरी लेवल है, जो आपका स्मृति स्तर है, अभी अपन लोगों ने मेमोरी लेवल पढ़ा था, वो सर्वश्रेष्ठ था या फिर बिल्कुल लोएस्ट था। अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल विमर्शी चिंतन स्तर होगा। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल यानी कि स्वायत्त विकास स्तर। कौन सा स्तर यहाँ पे होगा, आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। चले, तो देखिए यहाँ पे जो आपका सबसे उच्च जो होता है, सब सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल विमर्शी चिंतन स्तर होता है। इसमें जो आपके पीएचडी वाले लोग होते हैं इसमें शामिल हो जाते हैं, इनकी इनकी चिंतन जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, शार्प हो जाती है लोग की। सी ऑप्शन आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्मृति स्तर पर दिया गया है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान इन सभी चरणों से मिलकर के पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को रहने तक ही सीमित रखता है, उसे समझ नहीं सकता, यानी कि उसकी किताब में दिया गया है उतना ही वो पढ़ेगा। उससे तुम अगर कहो ना यहाँ पे यहाँ पे आप लोग को जो बच्चे की किताब हो उसको देना और ई तक उसमें मीनिंग दिए गए हों, ई के बाद में अगर उससे आप लोग एफ को याद करने को कहेंगे ना तो बोलेंगे ये तो हमारी किताब में है ही नहीं, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी मैडम ने हमसे बोला नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो यही क्या होता है, ये सिर्फ जो विषय वस्तु होती है वहीं तक सीमित रखता है, उससे बाहर निकलने की ये कोशिश नहीं करता। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्मृति स्तर होता है। अब आता है आप लोगों का अवबोध स्तर। ठीक है, ये आता है आपका अवबोध स्तर। इस प्रकार का जो शिक्षण होता है, शिक्षण के प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या फिर उसकी प्रकृति को समझने में करता है, यानी कि अब वो जो आपका विषय वस्तु तक सीमित था उससे थोड़ा सा ऊपर पहुंचने लगेगा
और साथ ही उदाहरणों को गैर गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित कर सकता है। यानी कि आप लोग इतना समझ सकते हैं, अब इसमें दो में प्लस दो करेंगे तो वो चार बन जाएगा, इसमें फिर से प्लस दो करेंगे तो वो छह बन जाएगा। मतलब आप लोग उनको अब उदाहरण, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। कोई जो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है तो उसका आप नियम बता सकते हो, इससे संबंधित है। तो इसमें आप लोगों की थोड़ी सी समझ का जो है चिंतन का स्तर है वो बढ़ जाएगा। विमर्शी स्तर का शिक्षण, तो जो आपका विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी कि आप लोग अपने तर्क वितर्क कर सकते हैं। अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विविध बिंदुओं का आलोचनात्मक, ठीक है, अब आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। जो भी आप लोग ने कोई आपसे कुछ गलत बात बता रहा है, या फिर नॉर्मल आप लोग किसी जैसे कि हरियाली पर आप लोग कोई बहस कर रहे हैं, या फिर आप पेड़ों को लेकर के, वनों की कटाई को लेकर के आप लोग कोई बात बता रहे हैं, तो आप लोग में इतनी क्षमता है कि आप लोग उसकी आलोचना कर सके कि हाँ, इनसे क्या लाभ है, क्या हानि है। इतनी समझ आप लोगों में आ चुकी है। विश्लेषण करने, उन पर विचार देने की समझ विकसित हो सकती है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जो संज्ञानात्मक होता है, अंतर्विनय, इन तीनों स्तर पर विद्यार्थी के संज्ञानात्मक का विकास होता है। तीनों स्तर से होकर के विद्यार्थी गुजरता है, यहाँ तक अगर जो कोई विद्यार्थी पहुंच गया तो वो अच्छा लेवल का विद्यार्थी बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण होता है। स्ट्रक्चरिंग यानी कि संरचना, यानी कि उसका गोरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, और एकदम हष्ट पुष्ट वैसा होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। क्या ये एक प्रभावी शिक्षक में गुण होने चाहिए? या फिर टीचर टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, शिक्षक कार्य पूर्वाभिमुखीकरण होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज होनी चाहिए, अनुदेश विविधता होनी चाहिए, यहाँ पे लेसन क्लियरिटी होनी चाहिए, पाठ को स्पष्टता से बता सके, प्रोबेबली होना चाहिए, यानी कि पूछताछ करना चाहिए बच्चों से उसको। तो आप लोग बताइए, यहाँ पे एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? आप लोग अपने लिए कैसा शिक्षक जाएंगे, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन इनके नीचे दिए गए हैं, ABC, ACD, BCD और CDE। चले आगे, चलिए ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए। तो देखिए, जो आपका जो शिक्षक है, आप ऐसे तो नहीं चाहोगे भैया हाँ तो शिक्षक हैंडसम होना चाहिए, उसको पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बढ़िया सुंदर लंबा टॉल गोरा चट्टा होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहेंगे आप लोग। तो इसको आप लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ए आप लोगों के दो ऑप्शन में दिए गए हैं, इसको आप लोग इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, अब बचे आप लोगों के पास में दो ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे, तो इनको चलेंगे। आप लोग का जो शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक कार्य पूर्व अभिमुखीकरण होना चाहिए, यानी कि शिक्षक है उसको पहले से तय करके आना चाहिए कि आज वो क्लास में क्या पढ़ाएगा, अपनी भूमिका अंदर माइंड में बना करके आए, एक माइंड मैप बना करके आए, या फिर उसने पहले से तैयारी कर रखी हो कि हाँ आज जा करके बच्चों को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे उनको समझ में ज्यादा आएगा, बच्चा ज्यादा उनसे सीखेगा। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बी के बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यानी कि अनुदेशन विविधता होनी चाहिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना चाहिए बच्चों को कि इस तरीके से आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये वाली बुक अच्छी है, आप लोग और भी मतलब कई सारी उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है वो। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। लेसन क्लियरिटी होना चाहिए उनमें, पाठ की स्पष्टता होना चाहिए, कोई भी पाठ वो जो समझा रहा है, उसको जो पढ़ा रहा है बच्चों को, उनको समझ में आया या नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ अपने आप में बोल करके चला गया, बच्चों से पूछा ही नहीं उसने कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। तो आपका डी भी होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि उसने पार्ट स्पष्ट नहीं किया है, पूछताछ वैसे इसमें होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन इसमें तीन दिए गए हैं, तो इसमें आप लोग जो मान्य होगा वो BCD होगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन क्लियर होगा BCD, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रभावी शिक्षक की मुख्य विशेषता यहाँ पर दी गई है। शिक्षक कार्य पूर्व अभिमुखीकरण होना चाहिए, अनुदेशन विविधता उसमें होनी चाहिए, पाठ की स्पष्टता होनी चाहिए, अधिगम संलग्नता होना चाहिए, उसमें कक्षागत अंतःक्रिया होनी चाहिए, शिक्षार्थी उपलब्धि दर होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये सभी उसमें क्या होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, तब वो एक प्रभावी शिक्षक बन पाएगा। आप भी एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको कैसे प्रभावी शिक्षक बनना है वो आप बन जाएंगे इनसे पढ़ करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टू स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पे सही है उसको पढ़ना है। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रादर देन प्रिपरेशन ऑफ लिविंग। शिक्षण को प्रगामी प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं, अपितु यह अपने आप संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है,
दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू द रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। अब आप लोग के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन तो वैसे आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं है, एक और दो दोनों सही है, दोनों गलत है। एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत है। चलिए तो अब इनको देख लेते हैं। यहाँ पे ये बात कर रहा है प्रगामी शिक्षण की, प्रगतिशील शिक्षा की। तो ये क्या एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका के लिए तैयार नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं है बस हमारा जीवन यापन होता रहे, हम थोड़ा बहुत खा लें रह लें, इसके लिए हम जीवन करेंगे, शिक्षा करेंगे यानी शिक्षा पढ़ेंगे। हमारा क्या होता है, शिक्षा हमारा जीवन होना चाहिए, संपूर्ण जीवन। यानी कि जो पढ़ाई है वो जीवन का क्या है, आधार है। बेस जो हमारा वो बनता है, मजबूत जो होता है बेस, वो हमारा किससे होता है, शिक्षा से होता है। तो आपका जो पहला कथन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार जो नई सामाजिक व्यवस्था अब बनी हुई है उसमें क्या है, निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। यानी कि इसमें सभी लोगों के होने चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। बी ऑप्शन आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन एक और दो दोनों ही यहाँ पे सही है। जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दी गई है। प्रगतिशील शिक्षा इसको दर्शन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को रटकर याद करने पर निर्भर करने बजाय सोचना सिखाना चाहिए। यानी कि जैसे रट्टाफिकेशन जो होता है उससे बचाना चाहिए बच्चों को। उनको सोचने पर, उनकी तर्क क्षमता को बढ़ाना चाहिए। उनमें तर्क वितर्क की, बच्चों को ही आपस में बिठा दो, उनसे कहो कि आप लोग दो त्योहार में हैं उन पर बहस करो, या फिर मतलब किसी पर भी, ऐसा नहीं कि मारकूट करो। तर्क वितर्क करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, सोचने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। या केवल जीविका की तैयारी नहीं होनी चाहिए, अपितु ये अपने आप में संपूर्ण जीवन होना चाहिए। सच्चाई हमारा जीवन है, अतः कथन जो है पहला सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो सामाजिक पुनर्निर्माणवादी शिक्षा है इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जो शिक्षा है उसके पूर्ण नियंत्रण से समाज का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा में सामाजिक पुनर्निर्माणवाद के क्रियान्वयन के छात्र एक छात्र वास्तविक सामाजिक समस्याओं को और उसमें विवादास्पद मुद्दों को, इनका अध्ययन करता है, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार जो नई सामाजिक व्यवस्था है निश्चित रूप से सामाजिक होनी चाहिए। यानी कि दूसरा कथन भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चा है अपने आप में फेस करता है, उसको समाज में बिल्कुल लाइव देखता है, तो उस पर ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है। अभी आप लोगों ने शिक्षण के स्तर पढ़े हुए हैं, तो बताइए यहाँ पे कौन सा है जो कि मननात्मक पर जोर देता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अनुबंध का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, नीड रिडक्शन थ्योरी है, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत है, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो आपका अधिगम का कौन सा सिद्धांत मननात्मक चिंतन पर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल पर आधारित है, तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी हो जाएगी, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या नहीं लगा पाई यार, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से फील्ड आश्रित अधिगमकर्ता की विशेषताओं की पहचान कीजिए। परसीव ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल, यानी कि अवधारणाओं को और विषय वस्तु के वैश्विक पहलुओं को समझना। फोकसेस ऑन द फैक्ट ऑफ प्रिंसिपल, तथ्यों और सिद्धांतों पर बल देना। ओहो, प्रेफर टू वर्क अलोन, अकेले कार्य करना पसंद करता है। सीक्स गाइडेंस एंड डिमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर, शिक्षक से दिशा निर्देश और प्रदर्शन की मांग करता है। लाइक टू कोऑपरेट, सहयोग करना पसंद करता है। तो जो फील्ड आश्रित है, आप लोग जैसे आप लोगों से बाहर का कोई उद्गम दे दिया जाए, शिक्षण दे दिया जाए कि आप जाओ घूमो, जैसे आपका कोई पास का एरिया है, दे दिया आप लोगों को कोई पहाड़ी क्षेत्र है, या फिर आपका कोई मार्केट एरिया है, या फिर आपका जो कोई नगरीय क्षेत्र है उसमें दे दिया कि यहाँ पे जाओ, वहां से लोगों से पूछताछ करो। तो यहाँ पे आप लोगों को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आप लोगों से ये पूछ रहा है। तो बताइए आप लोग किन किन चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को नीचे दिए गए हैं, ए बी सी, ए डी ई, बी सी डी और सी डी ई।
ठीक है। तो चलिए, अब फील्ड जो आश्रित अधिगमकर्ता होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो वो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे बताओ। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो अवधारणाएं हैं, जो एस्पेक्ट्स हमने बताए हैं, विषय वस्तु है, उनके बेसिक पहलुओं को समझेंगे। उनसे कहा कि जाओ आप 3-4 तरीके के पेड़ लेके आओ और उनकी विशेषताओं के बारे में वहां से पूछो। तो अब आप लोग क्या करोगे, पेड़ देखने की बात कही है आप लोगों से, जैसे आपसे बोल दिया एक नीम का पेड़ की आप लोग उनकी विशेषता जान करके लाइए और उसकी पत्ती साथ में लेकर के आइए। और एक आप बबूल का पेड़ लेकर के आइए। एक आप अशोक का पेड़ लेकर के आइए, पेड़ नहीं मतलब उनके पत्तियां वगैरह, और उसके सभी विशेषताएं आप लोग पूछ करके आइए। तो अब आप लोग इन पेड़ की दिया गया है और आप लोग जा रहे हैं नदी के पास में, तो ये तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, आप लोग विषय वस्तु को समझेंगे, उनके सभी बेसिक पहलुओं को समझेंगे, फिर उस क्षेत्र में जाएंगे कि हाँ हमें ये सभी चीजें एक जगह पे यहाँ पे मिल सकती हैं और यहाँ पे लोग भी रहते हैं, हम इनसे पूछताछ कर लेंगे। तो ए ऑप्शन आप लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे तथ्यों और सिद्धांतों पर ये बल देने की बात कर रहा है। अगर तथ्यों और सिद्धांतों पर ये बल देता तो आप लोगों का फील्ड वर्क क्यों होता। यहाँ पे आप लोग रट्टाफिकेशन ऐसा तो नहीं है कि आपसे बोल दिया इसके प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से रूल होते हैं तो आप लोग बता दोगे, और पास्ट टेंस में कौन कौन से रूल होते हैं तो आप लोग बता दोगे। तो इसमें आप तथ्यों और सिद्धांतों पर बल नहीं दोगे, क्योंकि वहां से आप 4 तरीके के लोग मिलेंगे, 10 तरीके के लोग मिलेंगे, वो 10 तरीके की आपको बातें बताएंगे, तो वो आपके तथ्य नहीं होंगे, ना ही वो सिद्धांत होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपको हटा देंगे यहाँ से। बी ऑप्शन अगर आप लोगों ने यहाँ से हटाया तो ये गया, दो गया। ठीक है, अब दो बचे। ठीक है, अब यहाँ पे अकेले कार्य करना पसंद करेंगे। अब बताओ, आप लोगों से फील्ड वर्क कहा है और आप लोग अकेले कार्य करेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है क्या। चलेगा ऐसा, नहीं चलेगा। फील्ड वर्क है, पूछताछ आप लोगों को करनी है, तो सी भी नहीं होगा। सी को हटा देंगे, यहां से गया, सी गया। आंसर आ गया आप लोगों का, ए डी ई आया। अब चलो इनको भी देख लो, ए डी डी में क्या है, ई में क्या है। शिक्षक से दिशा निर्देश वो ले सकता है, प्रदर्शन की वो मांग कर सकता है कि हाँ वो उनसे एक बार अ, पूछ सकता है कि सर ये पेड़ आप कहाँ मिल सकते हैं, हम कहाँ पे जाएं जहाँ पे हमें ये सभी चीजें देखने को मिल जाए और वहां पे हमें लोग भी मिल जाए जिनसे हम थोड़ी सी हेल्प ले लें। इतना आप लोग शिक्षक से पूछ सकते हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार आप लोग कार्य कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर सहयोग कार्य करना, आप बोलोगे सर से कि सर हम अपने 2 कलीग को साथ में लेके जा रहे हैं, हम जब तक ये चीज खोजेंगे वो मेरा जो दोस्त है वो इस चीज को खोजेगा जा करके, तो आप सहयोग में कार्य करना यहाँ पे पसंद कर सकते हैं। ए डी ई तीनों ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। चलिए, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये इनकी वही बात कही गई है। आगे बढ़िए। हाय, यहाँ पे आप लोगों के लेवल ऑफ लर्निंग दिए गए हैं टीचिंग के, और यहाँ पे मेन फीचर्स दिए गए हैं। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन, मोर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिवनेस। बात किसकी कर रहा है, आप लोगों ने अभी इसको पढ़ा है, सेम क्वेश्चन यहाँ से अभी आपने क्लियर किया है। सेकंड है यहाँ पे, लेज स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट फीलिंग एंड मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ हार्ड थिंकिंग। तीसरा यहाँ पे कह रहा है, इट इज कंपेरेटिवली थॉटलेस। यहाँ पे कोई भी विचार नहीं होता है बच्चों के मन में। ठीक है, विचार किसमें नहीं होता है, इसको भी याद रखना। इट इज एम्फेसाइज ऑन सीइंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड सॉलिटरी फैक्ट, यानी कि वो अब थोड़ा सा इसमें संबंध स्थापित कर सकता है। हिंदी में यहाँ पर देख लीजिए, स्वायत्त विकास का स्तर, स्मरण स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शक स्तर। यह समस्या केंद्रित होता है, इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना, सृजनशीलता की यहाँ पे जरूरत होती है। दूसरा, यहाँ पे यह विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर जोर देता है और कठिन सोच के महत्व को कम कर देता है। यह तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है, यहाँ पे कोई भी विचार नहीं होता है। यह सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच में संबंध को देखने पर यह बल देता है। आंसर कीजिए, यहाँ पे आप लोग किस आंसर के साथ में जा रहे हैं। आंसर कैसे करोगे यार, आप लोग बताते नहीं हो कि मैंने ऑप्शन दो दिखाए नहीं है। ये रहे ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों के दिए गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए। जो आपका स्वायत्त स्तर है,
इसमें जब आप बात करेंगे तो ये देखिए आपका ये विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, ए का यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा सेकंड। स्मरण स्तर की अगर आप लोग बात करेंगे तो ये आपका जो स्मरण स्तर है वो हो जाएगा, ये तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है, सिर्फ रट्टाफिकेशन पर ये कार्य करता है। आप लोग रटते जाते हो, ये आपको याद होता जाता है। अवबोध स्तर है, अवबोध स्तर में आप लोग चाहेंगे तो वो आप लोगों का ये सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, विमर्शक स्तर है, यानी कि ये आपके ये समस्या केंद्रित होता है। सृजनशीलता की इसमें भागीदारी होती है, इसकी जरूरत होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें चाहिए होती है। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये इसको देख लीजिए आप। स्वायत्त विकास का स्तर, यह विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है, कठिन सोच के महत्व को कम करता है। स्मरण स्तर, यह तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। अवबोध स्तर, यह सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच में संबंध को देखने पर बल देता है। विमर्शक स्तर, यह समस्या केंद्रित होता है, इसमें तथ्यों के अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रियता होती है। सृजनशीलता की इसमें जरूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी से पूछा गया है। नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल इन ब्लूम टेक्सोनॉमी बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, ब्लूम का जो वर्गीकरण है, टेक्सोनॉमी है, उसमें ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, ये क्या है, स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ इफेक्टिव आउटकम्स, व्यवस्था और चरित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। आंसर कीजिए, यहाँ पे आप लोगों ने ब्लूम टेक्सोनोमी अगर पढ़ी हुई है। यहाँ पे ऑप्शन के देख लीजिए, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है, एक सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है, सॉरी दूसरा, हाँ, ये इसमें बोला जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, इसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, इनको हाईएस्ट लेवल पर रखा गया है, हाई लर्निंग स्तर पर रखा गया है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि व्यवस्था और चरित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है, तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या दी गई है। अरे यार, मैं इसमें एक वो आपको डायग्राम लगाने वाली थी जिसमें ये टेक्सोनॉमी दी गई थी ब्लूम की। चलो, जो आपका नेक्स्ट वाला भी पार्ट आएगा शिक्षण का ही, उसमें आप लोग को ब्लूम की टेक्सोनॉमी वाला जो चार्ट है, दोनों जो उन्होंने बनाए थे, दोनों को दिखाया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे दो असर्शन रीजन में पूछा गया है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उससे प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है। Formative assessment is process linked and directed at rising motivation and engagement level in learning. दूसरा यहाँ पर रीजन कह रहा था कि द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन तो आप लोग वही है यार, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या सही है, व्याख्या सही नहीं है, ए सही आर गलत है, आर सही ए गलत है। तो यहाँ पे जो आपका आश्वासन दिया गया है कि जो निर्माणात्मक आकलन होता है, ये वह प्रक्रिया होती है जो अधिगम से संबंधित होती है और उससे प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही दिया गया है। और रीजन यहाँ पे बता रहा है कि जो निर्माणात्मक आकलन होता है उसका प्रयोजन जो परिणाम होते हैं उनमें गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका जो
फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में दिया गया है वो इसका रीजन सही है, असेसन भी सही है, दोनों की व्याख्या हो रही है। ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये इसकी व्याख्या है जो कि आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषताएं पूछी गई हैं। क्या होगी क्षेत्र मुक्त की? तो यहाँ पे देखिए, सिक्स गाइडेंस एंड डिमोस्ट्रेशन फ्रॉम टीचर, शिक्षक से मार्गदर्शन, मार्ग निर्देश और प्रायोगिक प्रदर्शन की अपेक्षा करता है। फोकसेस ऑन डिटेल ऑफ करिकुलम मटेरियल, पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। लिंक्स टू compete, प्रतिस्पर्धी बनना पसंद करता है। रिलेट कॉन्सेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस, अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव के सापेक्ष देखता है। कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सूचना को स्वयं व्यवस्थित कर सकता है या फिर कर सकती है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र मुक्त होता है, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होता है, उसकी विशेषता यहाँ पे आप लोगों से पूछी गई है। ऑप्शन यहाँ पे इनके ABC, ACD, BCE और CDE ये दिए गए हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर शिक्षक से मार्ग निर्देश और प्रायोगिक प्रदर्शन की अपेक्षा करता है। ये इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये इंडिपेंडेंट बनेगा तो इसको निर्देश क्यों चाहिए, प्रायोगिक निर्देश क्यों चाहिए इसको, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। पाठ्य सामग्री पर तो वो हेल्प लेगा, तभी तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाएगा। लीक टू कम्पिटिट, प्रतिस्पर्धी बनना पसंद करता है, तो वो प्रतिस्पर्धी बन रहा है तभी तो, क्योंकि वो फील्ड इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका सी भी सही हो जाएगा। डी में कहा है कि जो अवधारणाओं को वैयक्तिक अनुभव के सापेक्ष देखता है, यहाँ पर ये अवधारणाएं व्यक्तिगत अनुभव के सापेक्ष में देखता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी नहीं होगा इसमें। सूचनाओं को स्वयं व्यवस्थित कर सकता है या फिर कर सकती है, सूचना को कब वो व्यवस्थित कर सकती है, जब वो इंडिपेंडेंट है, तो आपका ई भी सही हो जाएगा। बी, सी और ई सही होगा, जो कि आप लोगों के सी ऑप्शन में दिया गया है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषताएं दी गई हैं। पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रतिस्पर्धी बनना पसंद करता है, सूचना को स्वयं व्यवस्थित कर सकता है, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। ये इसमें था नहीं आप लोगों का जो क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आप लोगों का ये आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, शिक्षण की विधियां दी गई हैं, उनके उदाहरण दिए गए हैं। चलिए, पहला यहाँ पे मोनोलॉजिकल टीचिंग मेथड, एक कल्पित शिक्षण विधि। दूसरा यहाँ पे डायलॉजिकल टीचिंग मेथड, संवादी शिक्षण विधि। एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड, कार्य आधारित शिक्षण विधि। सेल्फ स्टडी बेस्ड टीचिंग मेथड, यानी कि स्वाध्याय आधारित अध्यापन। दूसरा यहाँ पे दिया गया है साइबरनेटिक्स एंड कंप्यूटर सहायक अनुदेश, केस स्टडी एंड ट्यूटोरियल, व्यष्टि अध्ययन और अनुशिक्षण, टीम टीचिंग एंड डिमोन्स्ट्रेशन, दल शिक्षण और प्रदर्शन, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, अनुरूपण और भूमिका निर्वहन। तो यहाँ पे अब चलिए, कौन सी है जो कि शिक्षण की विधियां कौन सी किससे मैच हो रही हैं। तो यहाँ पर बात करें एक कल्पित, यानी कि जो मोनोलॉजिकल टीचिंग मेथड है, तो ये किसकी बात कर रहा है, मोनोलॉजिकल यानी कि दल शिक्षण होगा यहाँ पे और प्रदर्शन होगा। दूसरा यहाँ पे डायलॉजिकल टीचिंग मेथड, संवादी शिक्षण विधि, तो वो हो जाएगा आप लोगों का व्यष्टि अध्ययन या फिर केस स्टडी हो जाएगी, यहाँ पे बी का सेकंड ही होगा। एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड, कार्य आधारित शिक्षण विधि, तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा अनुरूपण और भूमिका निर्वहन करना। स्वाध्याय आधारित अध्यापन, जो आपका मेथड होता है सेल्फ स्टडीज में, साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर सहायक अन्वेषण होता है, यानी कि ए का आप लोग, ए का यहाँ पे थर्ड था, बी का सेकंड था, सी का फोर्थ था, डी का फर्स्ट था। 3 2 4 1, 3 2 4 1, बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है।
ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक कल्पित शिक्षण विधि दल शिक्षण और प्रदर्शन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है संवादी शिक्षण विधि व्यष्टि अध्ययन और अनुशिक्षण हो जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कार्य आधारित शिक्षण विधि अनुरूपण और भूमिका निर्वहन हो जाएगा। स्वाध्याय आधारित शिक्षण अध्यापन हो जाएगा, इसमें साइबरनेटिक्स आ जाएगा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला यहाँ पे एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ द टाइम स्टूडेंट डिवोट टू लर्निंग एंड क्लासरूम। अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। सेकंड स्टेटमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर्मल वेयर एज समेटिव असेसमेंट इज इनफॉर्मल, यानी कि जो निर्माणात्मक आकलन होता है वो औपचारिक होता है और जो आपकी संकलनात्मक आकलन होता है वो अनौपचारिक होता है। इनके ऑप्शन ये दिए गए हैं, दोनों सही हैं दोनों गलत है, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है। तो चलिए इनको भी कर लीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता होती है, एक मिनट, अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी के द्वारा विनियोजित समय में होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर निर्माणात्मक शिक्षक को जो आकलन है उसको औपचारिक बता रहा है और जो आपका संकलनात्मक आकलन है उसको अनौपचारिक बता रहा है, तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें दोनों सत्य क्यों बता रहा है यार ये? सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत देख लिया था, सत्य है पहला। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे असर्शन रीजन में दिया गया है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज प्रोवाइड बाय आईसीटी बेस्ड गैजेट इन इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्टेड इन लर्निंग मटेरियल। अभिकथन ये कह रहा है आईसीटी आधारित गैजेट में यथा उपलब्ध अध्ययन सहायता प्रणाली का आशय अधिगम और अधिगम सामग्री में रुचि के यथेष्टीकरण से है। रीजन यहाँ पे बता रहा है कि एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटल ऑगमेंटिंग लर्निंग कंडीशनिंग एंड आउटकम्स। अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम की परिस्थितियों और परिणामों के संवर्धन में उपयोगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के ये दिए गए हैं, ये तो भाई ऑप्शन आप लोग याद है। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो आईसीटी आधारित गैजेट है इसमें यथा उपलब्ध अध्ययन सहायता प्रणाली का आशय होता है अधिगम और अधिगम सामग्री में रुचि का, यहाँ पे रुचि बढ़ती है बच्चों की, तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। रीजन कह रहा है क्योंकि अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम की परिस्थितियों और परिणामों के संवर्धन में उपयोगी होनी चाहिए। तो जो आपका जो आईसीटी होता है वो भी उपयोगी होता है, यानी कि ए और आर दोनों आप लोगों के सही है, साथ में इनकी व्याख्या भी सही दी गई है। तो जो ऑप्शन इसमें आपका होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देख लीजिए, ये व्याख्या छोटी सी है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।